Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. आज का वीडियो है again tuberculosis Q&A and if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन टीबी से स्पाइन टीबी होने का चांस होता है क्या? यस, पॉसिबिलिटी है. अगर आपको ब्रेन टीबी है और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइन में पेन होता है, बैक में पेन होता है, तो एक बार आपको स्पाइन की एमआरआई करा लेनी चाहिए. क्योंकि अगर आपको एक ऑर्गन में टीबी होता है, ब्रेन में या फिर लंग्स में, तो पॉसिबल है कि दूसरे ऑर्गन में, बॉडी के दूसरे पार्ट में भी आपको टीबी हो. तो अगर आपको ब्रेन टीबी है और अगर आपको स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये नेक के बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको एक बार स्पाइन की एमआरआई करानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टा आईडी क्या है? मैम, मेरी इंस्टा आईडी नहीं है. मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि टीबी ट्रीटमेंट के बाद में मैं सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना रही हूँ. तो ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ वो है यूट्यूब. बाकी मैं कहीं पे भी नहीं हूँ सोशल मीडिया में. तो येस, इंस्टाग्राम नहीं है. और दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पापा बहुत क्रिटिकल है और प्रॉपर डायग्नोस नहीं मिल रहा. उनको भी ब्रेन एंड चेस्ट का टीबी बोला था. वो एम्स में जनरल वार्ड में अनकॉन्शियस है. प्लीज़ हेल्प कर दो मैम. कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाए? तो एम्स बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ऐसा मैंने सुना है. मैं कभी एम्स में गई नहीं हूँ तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मैंने एम्स के बारे में सुना है, एम्स शायद इंडिया का टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है. जितने भी लोग गए हैं एम्स में वो सब अच्छा फीडबैक दिया है उन्होंने. अगर आपके पेशेंट एम्स में है तो आप डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि एम्स में एडमिट करना भी बहुत मुश्किल है ऐसा मैंने सुना है. तो अगर आपके पेशेंट एम्स में है तो आप डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए कि इतना टाइम हो गया है, आप उनकी रिपोर्ट्स कैसे है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट है नहीं है रिपोर्ट में. आप ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं. और दूसरी बात ये भी है कि अगर एक हॉस्पिटल में आपके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप जो है हॉस्पिटल चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हॉस्पिटल चेंज करते हैं तो कोई अच्छा हॉस्पिटल ले जाइए. तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप हॉस्पिटल चेंज करना चाहते हैं या फिर उनको वहीं पे रखना चाहते हैं. लेकिन जितना मैंने एम्स के बारे में सुना है, एम्स बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ऐसा लोग बोलते हैं. तो आप एक बार डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए कि इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट्स में है या फिर नहीं है. इतने टाइम से मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या वो वर्क कर रहे हैं? उनको कुछ तो पता होता है कि पेशेंट अच्छे से जो है कैसी कंडीशन है पेशेंट की. तो आप वो पूछ सकते हैं डॉक्टर से. उसके बाद का क्वेश्चन है, मेरी वाइफ को 3 मंथ 15 डेज हो चुका है लेकिन कोई रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा है. वो उठ नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, क्या करे बता दे. तो जहाँ पे आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे डॉक्टर से अच्छी तरीके से बात करिए, उनसे अच्छे से पूछिए कि 3 महीने हो गए हैं, अब तक कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा, अगर यहाँ पर ठीक नहीं होगा तो मैं दूसरा हॉस्पिटल ले जाऊँगा. ऐसा करके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं. क्योंकि मैं भी एक हॉस्पिटल में 18 डेज तक मैं एडमिट थी. 18 दिन मुझे वहाँ पर रखा हुआ था. उसके बाद जो है मैं ठीक ही नहीं हो रही थी, मेरा डायग्नोस नहीं हो रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ब्रेन टीबी है. वहाँ के डॉक्टर्स कभी माइग्रेन बोलते थे, कभी गैस्ट्रिक का हेडेक बोलते थे. तो 18 डेज़ के बाद मेरे हस्बैंड ने वहाँ के डॉक्टर से बात करा, उनसे बोला कि इतना 18 डेज़ हो गया है मेरी वाइफ को यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है इसका. अगर आप लोग बता दीजिए, अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो मैं दूसरा हॉस्पिटल ले जाता हूँ. तब जो है वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि हम लोग सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपकी वाइफ की बॉडी जो है मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. और कुछ बोल के फिर उन्होंने बोला कि आप इनको यहाँ से लेके जाइए. फिर मुझे वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया तब मेरा टीबी डायग्नोस हुआ था. उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था. तो अगर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए कि अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप किसी दूसरी जगह पे, अच्छी जगह पे रेफ़र कर दो, या फिर आप लोग बता दो कि क्या है, कैसा है पेशेंट की कंडीशन. तो आप वहाँ पे बात करिए. और ये चीज़ दूसरे पेशेंट्स की फैमिली के लिए भी है, जो अगर किसी के पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में है, कोमा में है, अनकॉन्शियस है और बहुत टाइम से एक हॉस्पिटल में है, जैसे 3 महीने 4 महीने से एक हॉस्पिटल में है, उनका वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और वहाँ के डॉक्टर्स भी सही से आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आप वहाँ के डॉक्टर्स से अच्छे से बात करिए, उनसे पूछिए कि वो ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकता है, क्या है, आपको दूसरे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. तो इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, मुझे एमडीआर टीबी है और मेडिसिन लेते हुए 13 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। वेट भी गेन हो रहा है बट हेमोग्लोबिन कम हो रहा है फिर से, और पेन में न्यूरोपैथी की दिक्कत हो गई है बीच में, तो मुझे पाँव में अचानक से कभी कभी चींटी काटती है ना, वैसा फील होता है, जलन भी होती है, आइज डार्क सर्कल हो गए हैं, क्या करना चाहिए, एनी सजेशंस? तो डार्क सर्कल के लिए आपको बहुत सारे होम रेमेडीज़ मिल जाएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आप कुकुम्बर वाला कर सकते हैं, आप आलू का जो जूस होता है, आलू को मिक्सी में पीस के उसका स्ट्रेन करके उसका जो जूस होता है उसमें कॉटन को डिप करके आप अपने आँखों को क्लोज करके उसके ऊपर 5-6 मिनट के लिए रख सकता है, वो भी अच्छा होता है डार्क सर्कल के लिए। उसके बाद अगर आपकी हेमोग्लोबिन कम है तो आपको डॉक्टर ने आयरन की टैबलेट दी होगी, वो आप टाइम से लीजिए, और ये मेक श्योर करिए कि अगर आप कैल्शियम की टैबलेट भी ले रहे हैं तो वो आयरन टैबलेट के साथ में मत लीजिए। कैल्शियम टैबलेट और आयरन टैबलेट लेने के बीच में जो है अच्छा गैप रखिए आप। और अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको जो है मिल्क भी नहीं पीना है, जब तक आप आयरन टैबलेट ले रहे हैं तब तक मिल्क कम्प्लीटली अवॉइड करिए, क्योंकि मिल्क और जो कैल्शियम होता है वो आयरन अब्जॉर्प्शन को कम करता है। साथ ही साथ आप अपने डाइट में आयरन रिच फूड इंक्लूड करिए, आप बीटरूट खा सकते हैं, पोमेग्रेनेट खा सकते हैं, और मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है हेमोग्लोबिन के लिए, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद जो न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है उसके लिए भी अगर आपने डॉक्टर को बताया होगा कि आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है तो पायरिडॉक्सिन की टैबलेट जो होता है विटामिन B6 वो सभी टीबी पेशेंट्स को दी जाती है, आपको भी दिया होगा, तो वो आप रेगुलरली लीजिए। लेकिन अगर आपको पायरिडॉक्सिन रेगुलरली लेने के बाद भी न्यूरोपैथी में कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है तो आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो दूसरा भी टैबलेट देते हैं न्यूरोपैथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मुझे दूसरी बार टीबी हुआ है, एमडीआर टीबी हुआ है, दोबारा टीबी क्यों हुई? मैंने सरकारी हॉस्पिटल से 6 महीने की दवाई भी खाई थी, 3 महीने बाद फिर से हो गई है, तो दीदी आगे टीबी ना हो ऐसे क्या करूं? आगे टीबी ना हो, सबसे पहले तो आपको जो है, अगर आपका एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और अगर आपका 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट है तो आप 9 मंथ्स ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सीटी और डॉक्टर जो भी टेस्ट देते हैं वो सब करिए, उसके बाद ही मेडिसिन बंद करिए। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे करते हैं, 9 मंथ का कोर्स है, 9 मंथ मेडिसिन ख़त्म हो गया उसके बाद खुद ही स्टॉप कर देते हैं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका 18 मंथ का कोर्स है तो फिर आप 18 मंथ्स मेडिसिन लीजिए, उसके बाद डॉक्टर जो भी टेस्ट कराता है वो सब टेस्ट करने के बाद ही बंद करिए मेडिसिन। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि अगर 9th मंथ का ट्रीटमेंट है, अगर 9 मंथ्स में जब टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉपरली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं मेडिसिन, तो आपको प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है, आप टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अपनी इम्यूनिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपना जो डाइट है वो अच्छा रखिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं जैसे ट्रेन, बस में, तो आपको मास्क हमेशा पहनना है, मास्क पहनना ही पहनना है आपको अगर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, क्योंकि मास्क आपको सिर्फ टीबी से नहीं दूसरी हवा से फैलने वाली बीमारियों से भी बचाता है। और जब हमारा टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो ऐसा नहीं होता कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गई है, हमारी बॉडी बहुत वीक होती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो बाहर जाते टाइम मास्क पहनना ज़रूरी है। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है टीबी रिलैप्स के ऊपर, तो आप टीबी रिलैप्स कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे आप स्क्रॉल करके भी टीबी रिलैप्स का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आपकी टीबी ट्रीटमेंट के बाद बॉडी में क्या क्या चेंज आया है, आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हो? तो सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले वाला Q&A भी साथ था, शायद थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मेरी बॉडी में क्या क्या चेंज आया है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होता था, बहुत ज़्यादा। मैं घर पर रहती हूँ, दिन भर घर का काम करती हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा भी किचन में काम करूँ, खाना बनाऊँ, घर पर झाड़ू पोछा करूँ तो मेरे को सांस फूलने लगती थी बहुत ज़्यादा, ये प्रॉब्लम होता था। अब ये प्रॉब्लम मेरे को कम्प्लीटली नहीं है। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट होता था, बहुत ज़्यादा थकावट। सुबह 10 बजे से मैं किचन में खाना बनाती तो 1-2 बजे तक पूरी मेरी एनर्जी चली जाती थी। लेकिन आजकल मैं दिन भर एक्टिव रहती हूँ, दिन में घर का काम करके, अपना काम करके भी मैं शाम को वॉक पे जाती हूँ, तो मेरी जो टायर्डनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है। और एक अच्छी जो डिफरेंस ये आया है कि मेरे जो पैर में दर्द था, मेरा जो जॉइंट पेन था, मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम था, चलने
में प्रॉब्लम था वो कम्प्लीटली मेरा ठीक हो गया है। मुझे पैर में दर्द है लेकिन मुझे सिर्फ एंकल जॉइंट में दर्द है, बाकी जो नी का जॉइंट में मुझे पेन होता था, मुझे सीढ़ियों में चलने में प्रॉब्लम होता था, वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हो गया है। और बाकी जो है मेरा एपिटाइट अच्छा हो गया है, खाना खाने का मन नहीं करता था। खाना खाने का मन इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि टीबी के मेडिसिन खाने के बाद बहुत ज़्यादा नौजिया होता था, तो मैं लंच अच्छे से नहीं कर पाती थी। लेकिन अब टीबी के मेडिसिन नहीं है, नौजिया नहीं होता है, तो मैं खाना अच्छे से खा लेती हूँ। बाकी ये मेजर चेंज जो है, ये 3 चेंज आया है। सबसे पहले टायर्डनेस ख़त्म हो गई है, मेरे पैरों का दर्द में रिलीफ मिला है और मेरा एपिटाइट अच्छा हुआ है। बाकी जो मेरा पेन है, हेडेक है, बैक पेन है, मुझे कभी कभी बैक पेन होता है, कभी कभी हेडेक होता है। मैंने अपने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला है कि ये जो है थोड़ा सा रेसिडुअल जो वो होता है उसकी वजह से पेन हो रहा है, ये धीरे धीरे जाएगा। तो इतना जो है मेरे हेल्थ में डिफरेंस आया है टीबी के बाद में। ओके गाइज, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे किडनी का टीबी है, 1 महीना हुआ है, गले में दर्द होता है, वॉमिट होता है, गले में बहुत दर्द है, दवाई को 1 मंथ हुआ है। सबसे पहले वॉमिट की बात करते हैं। वॉमिटिंग जो होता है वो सबको होता है मेडिसिन लेने के बाद, किसी किसी को अगर नहीं होता है तो दे आर वेरी लकी, बट सबको होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता था, तो मेडिसिन की वजह से वॉमिटिंग हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है तो आप डॉक्टर से वॉमिटिंग के मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा वॉमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वॉमिटिंग ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। आप वॉमिटिंग ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको आ जाएगा, क्योंकि एक ही बात जो है बार बार बोलने से अच्छा है कि आप वो वीडियो देखिए। दूसरा, जो आपके गले का दर्द है, ऐसा भी नहीं होता है कि आप क्या टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में आपको अगर कहीं पे दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके टीबी से ही रिलेटेड हो। आपको गले में पेन हो सकता है कि थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, अगर मैं आज ठंडा पानी पी लेती हूँ, फ्रिज का पानी पी लेती हूँ, तो कल मुझे गला ख़राब हो जाएगा, गला दर्द करने लगेगा। तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा दर्द है, गले में थोड़ा कम दर्द है, तो आप गर्म पानी में नमक डाल के दिन में 3-4 बार जो है गार्गल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो चेक करके आपको बता देंगे कि आपका गले का क्यों दर्द हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है तो आई अपोलोजाइज, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी। एंड ऑल्सो डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो जो भी टेस्ट या फिर मेडिसिन का नाम मैं लेती हूँ, मैं आप लोगों को वो सजेस्ट नहीं करती हूँ। वो आप अगर वो मेडिसिन आपको लेना है, टेस्ट आपको कराना है, तो आप डॉक्टर को पूछ के ही कराइए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।